नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की 3 हस्तियों को मिला पद्मश्री। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मान। पद्मश्री से सम्मानित राधा भट्ट उत्तराखंड की प्रसिद्ध समाज सेविका। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। मेगा इंडस्ट्रियल की नई नीति को मिली मंजूरी। देहरादून में अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की कार्यक्रम में शिरकत। पवेलियन ग्राउंड में आयोजित हुआ था कार्यक्रम। आगरा में 5 साल की बच्ची के साथ मंदिर में दुष्कर्म। सीसीटीवी में कैद हुई दुष्कर्म की वीडियो। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। हापुड़ में लॉरेंस बिश्नोई का शार्प शूटर नवीन ढेर। एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान हुआ आरोपी का एनकाउंटर। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की 3 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान मिला है। मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकार समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड की राधा भट्ट को सामाजिक कार्य, हयूग गैंगट्रच और कॉलिन गैंगट्रच को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया। प्रदेश की 3 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान मिलने पर तमाम लोगों ने खुशी जाहिर की। देखिए, ये मसूरी के लिए गौरव की बात है और हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से भी ये प्राउड फील करने वाला टाइम है कि उनको पद्मश्री से नवाजा गया है। वो उनका हक भी था, वो बनता भी था और आज मरणोपरांत अगर ये अवार्ड मिला है तो ये उनका राइट बनता था और हमारे पूरी मसूरी को इस बात पे गर्व है और हम उनको सत सत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और बधाई भी। मैं कहूँ तो मसूरी के लिए एक ऐसी शख्सियत थी कि अपने आप से ही प्राउड फील करता है और उसी का परिणाम है कि आज उनको मरणोपरांत जो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है वो एक हमारे लिए प्राउड फील करने वाली बात है। आज हमारे शहर के लिए और हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत हर्ष का और गर्व का विषय है कि हमारे यहाँ के निवासी जो हैं ह्यूज गैंजर और उनकी पत्नी कॉलिन गैंजर, जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है और बहुत ही हमें खुशी हुई क्योंकि जो ये गैंजर मिस्टर गैंजर हैं ये हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और इनके पिता हमारे नगर पालिका के 1941 से 43 तक चेयरमैन रहे। तो हमारे शहर के लिए बहुत ही गर्व का विषय है क्योंकि इनको हमारे शहर की बहुत चिंता थी और ये एक तरह से ट्रैवलर राइटर थे। ये हर जगह घूम घूम कर बुक्स लिखते थे पूरे पर्यावरण के बारे में और आसपास के जितना भी एरिया थे उसके बारे में ये बुक्स लिखते थे। इन्होंने कम से कम 3000 आर्टिकल्स लिखे हैं और 30 किताबें लिखी हैं जबकि सारी पर्यावरण पर है। इनके द्वारा एक सीरियल भी बनाया गया था लुकिंग बियॉन्ड, जो कि दूरदर्शन में आता था। इनकी पत्नी और इन्होंने मिलकर बनाया था। आज हम उनसे मुलाकात करने गए थे तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा मैं 95 वर्ष का हूँ परंतु मैं अपने शहर के लिए बहुत चिंतित हूँ। तो आजकल शहर में क्या चल रहा है, हमने बताया शहर में आजकल हालात उस समय के नहीं हैं जिस समय की आप बात कर रहे हैं। आज हालात बहुत ख़राब हैं क्योंकि आज ट्रैफिक बढ़ चुका है, पोल्यूशन बढ़ चुका है, ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है और सब अपने मतलब के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। पर उन्होंने कहा आपको इसके लिए एक्शन लेना चाहिए, आपको अपने शहर को बचाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 0 पॉइंट तक टाइलें लगा दी गई सड़कों पर, ये किसकी इजाज़त से लगी और किसने लगाई, आपने विरोध क्यों नहीं किया। परंतु हमने कहा विरोध करा हमने, परंतु उनकी बातों से ऐसा लगा कि हमें विरोध करना चाहिए, अपने शहर की लड़ाई लड़नी चाहिए, शहर हित में हमें आगे आना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो हमें प्रोत्साहन दिया, उन्होंने कहा कि गांधी जी अकेले थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो अकेले थे। आप ये नहीं कह सकते कि हम क्या करें। कह रहे कि मैं और लोगों से भी बात करता हूँ, वो भी यही कहते हैं कि हम क्या करें। तो आप लोगों को आगे आना चाहिए और इस शहर को बचाना चाहिए क्योंकि शहर के लिए इस उम्र में भी 95 की एज में भी वो शहर के लिए बहुत चिंतित है। और उनके द्वारा हमें बहुत प्रोत्साहन दिया गया और कहा गया कि आप इस शहर को स्वच्छ रखें, साफ़ रखें और शहर की चिंता करें। और मैं भी आपके साथ हूँ। आप मेरे पास जितने भी लोगों को लाएंगे मैं सबको लेक्चर देने को तैयार हूँ, सबको समझाने को तैयार हूँ। और यही एक ऐसी शख्सियत थी कि जिन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम ये दोनों हस्बैंड वाइफ चाइना गए थे और इन्होंने पूरे वर्ल्ड का दौरा किया हुआ है और वर्ल्ड से पूरी चीज़ें ला ला के इन्होंने किताबें लिखी हैं। आज भी उनके घर में पक्षी भी उन्होंने बहुत सारे रखे हुए हैं वहाँ पर, हमने देखा। और जो उन्होंने किताबों में ये भी पढ़ा कि किस प्रकार हाथी पाँव क्षेत्र में जो है तारबंदी करके जानवरों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरी कमेटी के सदस्य भी रहे हैं, इसलिए वो चिंतित हैं। लाइब्रेरी के भी वो लाइफ टाइम मेंबर रहे हैं।
तो उनको शहर की चिंता है और हमें उनसे बहुत प्रेरणा मिली, क्योंकि उन्होंने हमें कहा कि गांधी जी भी अकेले थे और गांधी जी ने भी हमारे देश को अकेले ही आज़ाद कराया, तो आप भी इस शहर को अकेले ही आगे ले जा सकती हैं। तो मुझे तो बहुत प्रोत्साहन मिला। बिल्कुल, वो हर बात में थोड़ी थोड़ी देर बाद वो ये कहते थे आई लॉस्ट माई वाइफ, और हमने उनकी वहाँ फ़ोटो देखी। हम नमन करते हैं उनकी पत्नी जो कॉलिन गेंजर है, और यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो, आज वो भी खुश हो रही होंगी क्योंकि उनको मरणोपरांत आज ये पुरस्कार मिला है। तो मैं एक बार फिर से उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि उनको आज इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अध्यक्षता हुई, जिस मीटिंग में कई प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। जहां मंत्रिमंडल की मीटिंग में योग और मेगा इंडस्ट्रियल की नई नीति को मंजूरी मिल चुकी है, तो वहीं कैबिनेट की राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून व हल्द्वानी के समीप रोगियों के तीमारदारों के लिए स्वयं सेवी संस्थानों के सहयोग से विश्राम गृह बनाने को मंजूरी दी है। साथ ही उत्तराखंड को योग्य और वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए देश की पहली योग नीति 2025 को भी मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते बुधवार देहरादून पवेलियन ग्राउंड में अहिल्या स्मृति मैराथन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने खुद युवाओं के साथ मैराथन में दौड़कर सबका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज में जागरूकता और एकता लाने के साथ स्वस्थ समाज की भी निर्माण करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने मालन नदी के तट पर प्रस्तावित बाढ़ सुरक्षा दीवार का भूमि पूजन कर विधिवत शिलान्यास किया। यह परियोजना 942 लाख की लागत से निर्मित की जाएगी। बता दें कि 2022 में मालन नदी में आई बाढ़ के कारण कई ग्रामीणों की कृषि भूमि नष्ट हो गई थी। तभी से यहां के स्थानीय नागरिकों ने बाढ़ सुरक्षा दीवार की मांग की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस दीवार के निर्माण ने न केवल भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि वन जीवों से होने वाले संभावित खतरे से भी ग्रामीण सुरक्षित रहेंगे। जी यहाँ पर मालन उसके मालन के तट पर बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैं बताना चाहूँगी, नंदपुर कोटला के इस इलाके में 22 में जो आपदा आई थी उससे थोड़ा नुकसान हुआ था, थोड़ा नहीं काफ़ी हमारे काश्तकारों को नुकसान हुआ था और खेत कट के नदी में गिरे थे। तो उस वक्त से हम लोगों का प्रयास है और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और सिंचाई मंत्री जी का कि उन्होंने इस चीज़ की चिंता की और करीबन 9 करोड़ आई थिंक 48 लाख का ये एक एस्टिमेट बना यहाँ पर, जहाँ पर हम सुरक्षा दीवार बनाने जा रहे हैं ताकि लोगों को, उनके खेतों को, उनके घरों को अब नुकसान ना हो सके। आप सभी जानते हैं जब मालन आती है, हम सब ने मालन का रौद्र रूप देखा है, भयानक ही आती है। तो ये प्रयास 2022 से हम लोग लगे थे और आज ये फलीभूत हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई इलाके के लोगों को देना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि ये जल्द से जल्द बनेगा और आगे लोगों को समस्या नहीं है। अगली खबर देहरादून से है, जहां स्मार्ट सिटी लैमिनेट के मुख्य कार्यकारी जिलाधिकारी समीन बंसल ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यदारी संस्थानों को सख्त निर्देश दिए कि स्मार्ट सिटी के सभी प्रोजेक्ट गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय से पूर्ण किए जाएं। लालकुआं में जल संस्थान एवं जल निगम बैठक का आयोजन किया। बैठक में पेयजल योजना को त्वरित गति से पूरा करने को लेकर चर्चा की गई, जहां अधिकारियों को 1 महीने के अंदर ग्रामीण क्षेत्र और 2 महीने के अंदर लालकुआं क्षेत्र की तमाम पेयजल योजनाओं को शुरू करने के संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय ठेकेदार ने स्थानीय राजनीतिक संरक्षण प्रताप दबंग पर जान से मारने का आरोप लगाया और थाना यमकेश्वर में एफआईआर दर्ज करवाई है। दरअसल तालछा गांव में एक ठेकेदार ने अपने ही गांव के कुछ लोगों पर मारपीट करने व जान से मारने का आरोप लगाया है। ठेकेदार का कहना है कि लोक निर्माण विभाग की सड़क निर्माण की लापरवाही और अधूरे निर्माण को लेकर जानकारी मांगी थी, जिसमें 3 लोगों ने उनके साथ गाली गलौच व मारपीट की, जिसके बाद उन्होंने मामले को लेकर थाना यमकेश्वर में एफआईआर दर्ज करवाई है। अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस मामले को संज्ञान में लिया है
और हमें पूछा है कि मतलब इस मामले में क्या होना चाहिए, कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है। रही बात मतलब है कि दीपक अमोली के साथ में मेरा पुराना 3-4 साल से लेन देन है। और रही कमीशन वाली बात जो है, तो दीपक अमोली के साथ में कोई कमीशन की ऐसी कोई हमारी बात नहीं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत पैसा देना था। और कमीशन में ये हुआ था कि जब हमको मुआवजा मिल जाएगा, मेरे पिताजी को मिल जाएगा, मेरी माँ को मिल जाएगा, तो तुम्हारा पैसा हम लौटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने मेटेरियल भी दे रखा है उसको, समिति का भी हमारा पैसा है जो मतलब है कि मेंटेनेंस का है। उसके बाद दीपक अमोली और आशीष अमोली और एक आशीष ब्रिजलाल के द्वारा ये 3-4 जो व्यक्ति हैं, ये हमेशा मतलब इनका गांव में अराजकता करने का काम है। और शराब का जो ये मतलब है कि कारोबार करते हैं, शराब का जो ये काम करते हैं, इससे मतलब जनता पीड़ित होती है। और कोई भी विकास कार्य अगर हम करते हैं तो हमारा एक आपसी लेन देन होता है, ठीक है, तो हमारा व्यक्तिगत होता है। हमें किसी विभाग से कोई लेना देना नहीं है, किसी मतलब है कि आशीष अमोली से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आशीष अमोली को ताछला मोटर मार्ग में आज 1 साल से काम चल रहा है, उसको इस मोटर मार्ग पे क्या चिंता जाहिर हुई है, क्योंकि आशीष अमोली का जो बैकग्राउंड है वो एक आपराधिक टाइप का है। क्योंकि पहले भी हमारे जो भाई साहब हैं 2020 में जो उसने मतलब है कि विद्यालय में हमारे भाई के ऊपर ठेकेदार के ऊपर जो जानलेवा हमला करवाया, उसकी एफआईआर दर्ज है। फिर उसके बाद मैं उनका गवाह हूँ। गवाह होने के बावजूद मेरे ऊपर 3 बार उसने मतलब है कि जानलेवा हमला करवाने का काम किया है, उसकी भी एफआईआर दर्ज है। तो ये आदमी सिर्फ सोनलाल को ही क्यों याद कर रहा है? क्योंकि एक मेरी जो राजनीतिक छवि है, ये राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए इस प्रकार का प्रपंड रच रहा है। फिर दीपक अमोली इन लोगों के साथ में मिला हुआ है। तो पहले तो मेरी निजात का उल्लंघन किया गया है। दीपक अमोली के द्वारा मेरी रिकॉर्डिंग की गई है। मेरे से पूछना चाहिए कि भाई हम आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप जो भी बात हो रही है। फिर दीपक अमोली 38 लगा हुआ है। दीपक अमोली मुझे पूछा है कि कौन अधिकारी कमीशन ले रहा है। ये दीपक अमोली मेरे से पूछने वाला कौन होगा? और ये वीडियो उस व्यक्ति को वायरल करने के लिए भेजा जा रहा है, आशीष अमोली के, जिसके ऊपर हमारे ऑलरेडी मुकदमे हैं। तो ये समझ सकते हैं कि आशीष अमोली किस देश भावना के तहत इस काम को कर रहा है। क्योंकि पहले जिला पंचायत की रोड कटी जिसमें 17.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, उस रोड पे तो उसने कुछ नहीं बोला। कि जो रोड आज की तारीख में मतलब है कि अवैधानिक तरीके से कटी हुई, जिसमें हमारे परिवार के पूरे संपूर्ण खेत काटे गए हैं, और उसमें हमने आयोग तक मामला दर्ज किया, मगर उसमें आशीष अमोली ने एक शब्द नहीं बोला। उसके बाद मेरे 5 लाख के बगीचे पे आग लगती है, तब आशीष अमोली ने कोई शब्द नहीं बोला। तो ये आप समझ सकते हैं कि आशीष अमोली सिर्फ एक राजनीतिक पैठ बनाने के लिए, अपनी छवि को बनाने के लिए इस प्रकार के प्रपंडे सोनलाल अमोली के खिलाफ रचता रहता है। ये आए दिन इसका यही काम है। दूसरी बात यह है कि इसने चुनाव लड़ा, चुनाव में हारा, अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, उसमें हारा। तो उसमें मेरा क्या रोल है भाई? अगर जनता मेरी इतनी सुन रही है तो आशीष अमोली को समझना चाहिए कि भाई सोनलाल की अगर जनता सुन रही है तो मेरे को सोनलाल के विरोध में इस प्रकार के अनगल तथ्य नहीं लगाने चाहिए, ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। तो देखो, मेरी निजात का इसमें उल्लंघन हुआ है, मेरी मानहानि हुई है, मेरा मान सम्मान मतलब है कि गिराने के लिए इन लोगों ने ये काम किया है। मेरा परिवार इसमें आहत हुआ है। और मेरा जो व्यक्तिगत मामला है उसका दीपक अमोली से और दीपक अमोली का मेरे से कोई ऐसा वो नहीं है। मगर दीपक अमोली ने जो रिकॉर्डिंग की है बिना मेरी अनुमति के, तो इसमें क्या कानूनी कार्रवाई बन सकती है? बनती है कि नहीं बनती? तो मेरी अनुमति लेनी जरूरी थी। आपसी लेन देन है, हम मांगेंगे, उसको कमीशन से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है? भाई हमारे अपने लोग हैं, होते हैं, हम कमीशन पे आदमी रखते हैं, उनको कमीशन देते हैं, अपने जेई है हमारे, और वो कमीशन जोड़ के दे रहा है कि विभाग उसमें कमीशन ले रहा है। विभाग का क्या मतलब होता है कमीशन लेने का? जो हमारा खर्चा था, परिवहन का खर्चा था, जो हमने इनके लिए काम किया है, तो वो खर्चा तो हम लेंगे कि नहीं लेंगे? भाई हमारा व्यक्तिगत पैसा जो है, जो हम वाहन पे कोटद्वार गए होंगे, ऑफिस में गए होंगे, इसके खाता खतौनी निकाली होंगी, इसके कागज़ बनाए होंगे, और मुआवजा मिला हुआ है गोविंद राम अमोली के नाम पे गठित हुआ है। सोनी देवी उनकी पत्नी को हमने उस मुआवजे को मतलब है कि विभाग से दिलवा दिया है, ऑनलाइन पेमेंट जाता है, कोई मतलब ही नहीं होता उसमें। 70,000 रुपये दीपक अमोली ने अपनी माँ से, चाची से लिए। जो आदमी अपनी माँ से, चाची से पैसा ले रहा है, उस आदमी को कहा भाई जब पैसा मिल गया तुम्हें तो हमारा भी पैसा लौटा दो, 4 साल से हमारा पैसा है भाई, हमारा पैसा भी फ्री का नहीं है। और इस प्रकार के आशीष अमोली को भेजने का मतलब क्या होता है? कोई और भी तो हो सकता था, और को भेज देता। आशीष अमोली का क्या रोल है इसमें? आशीष अमोली ने 1.5 साल से जो हमारा रोड का काम चल रहा है, तब तो उसने कोई वीडियो ऐसी बनाई नहीं। अब अन्य ठेकेदार उसमें, विधायक के लोग उसमें काम कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वो तो विभाग जाने वो काम कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते। मगर मैं इस बात का खंडन करता हूँ
और इस प्रकार के जो वीडियो दीपक कमोली के द्वारा बनाए गए हैं, उसके खुद अपने परिवार के भी वीडियो ऑडियो बनाई गई है। जो आदमी अपने परिवार की रिकॉर्डिंग करता हो और वो आज हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो इसे समझ सकते हैं कि इसमें जनता में मतलब है कि क्या स्थिति पैदा होगी, शांति व्यवस्था भंग होने की भी स्थिति पैदा होगी, आपसी मतलब है कि द्वेष भावना की भावना उत्पन्न होगी। तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं पूरी वीडियो का खंडन करता हूँ और आशीष अमोली मेरे विषय में कम बोले और अपने विषय में ज़्यादा बोले, उसको मैं सलाह देना चाहूँगा। आपके द्वारा इनके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई? हाँ, मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। मैंने एफआईआर दर्ज कर रखी है। मैंने थाने में जाके एफआईआर दर्ज कर रखी है कि भाई इसमें मेरे निजात का उल्लंघन हुआ है, बिना मेरी अनुमति के ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसको रिकॉर्डिंग करने का कोई अधिकार नहीं है। और रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर आशीष अमोली को भेजा जाना, मैं समझ गया था कि इसने मेरी रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग करके ये किसको भेजता है ये मैं जानना चाहता था, वो मेरे को शक था, मगर इसने वही काम किया। तो वो आदमी मेरे को मिल गया कि जिस आदमी को इसने वायरल करने के लिए मतलब है कि वो रिकॉर्डिंग भेजी है। तो आशीष अमोली 2020 से लेके जहाँ पर भी हमारे काम होते हैं वहाँ पे वो उल्लंघन करने का काम करता है, उसमें मतलब ये कि टांग अड़ाने का काम करता है। मैंने पीएमजी साहब में काम किया, कांडे में काम किया, वहाँ पे एक पुस्ता बना रहा था मैं पीएमजी साहब से। इसने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके कि इसमें मिट्टी लग रही है, इसमें अलाना लग रहा है, फलाना लग रहा है, रेता बजरी लग रही है। आज की तारीख में भी वो पुस्ता इतनी मजबूती के साथ में बना रखा है कि मैंने विभाग को बोला कि अगर ये पुस्ता टूट जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है। इस प्रकार के तथ्य ये मतलब है कि विभागों को बदनाम करने के लिए, ठेकेदारों को बदनाम करने के लिए, और इसकी आप मेरे से द्वेष भावना है, इस द्वेष भावना के कारण इसने इस प्रकार की वीडियो को वायरल की। आपका नाम? सोनलाल अमोली, ग्राम ताछला। देश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर गोलीगी पावर हाउस के समीप एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार 3 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने कार से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। सूचना पाकर मसूरी पुलिस, फायर सर्विस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला। अगली खबर आगरा से है, जहां एक दिल दहला देने वाला मामला आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जहां मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, उसके साथ हैवानियत की सारी हदें भी पार कर दी गई। पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने मासूम के साथ मंदिर में दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मम्मी को पकड़कर जेल भेज दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी को लेकर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा कि समाज को भी जागरूक होना होगा और ऐसी घटनाओं में कार्रवाई से पीछे नहीं हटना चाहिए। दिनांक 18/5/2025 को थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना का जगदीशपुरा पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेके अभियुक्त पंजीकृत कराया गया। इसी के क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई। टीमों के द्वारा आज दिनांक 27/5/2025 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं थाना जगदीशपुरा पुलिस के द्वारा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त प्रथम दृष्टया मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। पीड़िता की काउंसलिंग की गई है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण है, एक बच्ची के साथ रेप हुआ था, बिचपुरी की बच्ची थी और थाने में हम इसलिए पहुंचे क्योंकि मैं फोर्स के वहां गए थे, सब अधिकारी सारे विभाग हमारे साथ वहां गए बच्ची के जहां घटना स्थल पर कि जहां मंदिर में उसके साथ ये घटना घटी गई, वहीं बराबर में उसका घर था। फिर अभी हमने उसको मेडिकल करके यहाँ बुलाया है और जो भी बेस्ट कार्रवाई हो सकती है, जो व्यक्ति है वो पकड़ा गया है, कल उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ थाने पर विक्षिप्त रूप से, मानसिक रूप से बताया जा रहा है, तो क्या कुछ ऐसे लोगों के लिए क्या? देखिए, ये जब इस तरह की घटनाएं होती है ना ऐसे मासूमों के साथ कि 2 साल 4 साल 6 साल, ये बहुत ही संवेदनशील मामले होते हैं और इसमें मुझे लगता है जो थोड़ा सा भी किसी के अंदर दिमाग होगा तो वो उस तरफ ध्यान नहीं देता है कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। लेकिन जब विक्षिप्त मानसिकता के लोग होते हैं तो उनका कोई कॉज नहीं होता, उनके पास कोई रीजन नहीं होता। तो क्योंकि इतना भी विक्षिप्त नहीं था वो कि कुछ रोटी नहीं खाता है या कुछ और, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा तो था ही। अभी हमारी बात हुई है, उसको पकड़ लिया गया है और मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसको इतनी सख्त कार्रवाई उसको होने जा रही है। फास्ट ट्रैक पे ये केस चलेगा और 15 दिन में रिजल्ट आपके सामने आएगा और उसमें ये उदाहरण सेट होगा यहाँ आगरा में कि वो केस एक हुआ था और उसमें इतनी जल्दी उसको सजा मिली, जिससे करने वाला भी 10 बार सोचेगा कि क्या मुझे यह सोचने पे भी वो थर्राएगा कि भाई मेरे को ऐसा नहीं करना। कुछ महिला आयोग की अध्यक्ष है, लगातार देखा जा रहा है कि बच्चियों के साथ, महिला इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या?
नहीं, लगातार तो नहीं कहूंगी, पर ये भी नहीं कहूंगी कि नहीं हो रहे, हो तो रहे हैं। इसी के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं कि ना हो। मतलब हम पुलिस में तब आए कि क्राइम हो गया, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा अपना सोचना ये है कि वो क्राइम ही ना हो कि पुलिस तक पहुंचे, तो हम उस तरह के प्रयास क्या करें। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के माता पिता का भी थोड़ा सा ढील रहती है, क्योंकि वो नहीं देखते कि जब हम पड़ोस का, क्योंकि वो व्यक्ति भी सिर्फ 2 घर अलग रहता है, तो उनको पता होगा निश्चित रूप से कि भाई यहाँ हमारे पड़ोस में कैसा भी व्यक्ति है। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार कोई अपराध करता है। दूसरी क्या है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, दोपहर का टाइम है, अकेले में वो मंदिर में जा रहा है या कहाँ खेल रहा है, तो मुझे लगता है इतने छोटे बच्चों का माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए अभी हमारी बात हुई, हालांकि ऑलरेडी सबके चल रहे हैं, पुलिस विभाग से भी चल रहे हैं, बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे भी जागरूकता अभियान चलते रहते हैं, जगह जगह अवेयरनेस के। हमारे अगर महिला आयोग की बात करें तो हम भी काउंसलिंग के और अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते रहते हैं। तो अभी बात हुई है कि कहीं हम ऐसा करते हैं कि कहीं जो, क्योंकि वो बिचपुरी जहाँ मैं गई थी तो थोड़ा अंदर है, इंटीरियर में है, कि ऐसी जगहों पे भी जाके मोहल्लों में कुछ चौपाल टाइप के लगाएं, कोई ना कोई पुलिस विभाग से कोई व्यक्ति जाए और वहाँ ये जागरूकता अभियान चलाए। आगरा में परेशान हुए प्लॉट धारकों का अब भी धरना जारी है। दरअसल कठीम भांडई रेल लाइन का कार्य प्रगति पर है। क्षेत्र के गांव नानपुर स्थित वर्षों स्टेट कॉलोनी में रेलवे लाइन का कार्य चल रहा है, लेकिन प्लॉट धारकों को अभी तक मुआवजे की कवायद नहीं की गई, जिससे परेशान होकर प्लॉट धारकों का 9वें दिन भी धरना जारी है। धरना का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि वो भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। लगातार धरना चल रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। क्या कुछ मामला है? क्या धरने पर, कितने दिन से आप धरने पर बैठे हैं? क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी ये मांगे है कि हमारा पैसा हमें मिल जाए। हम किसान हैं, प्लॉट वाले का प्लॉट वाले को मिल जाए, हमारा हमें मिल जाए। और कोई सुनाई कर रहा नहीं है, तोड़ा फोड़ी पहले कर दी है। किसी अधिकारी ने, आज कितने दिन हो गए आज आप? आज 9 दिन आए। आप दिन रात हड़ताल हाँ, पर? दिन रात यहीं पे खाना बनाते हैं, यहीं पे रहते हैं, यहीं पे सोते हैं। कोई अधिकारी आपकी सुध लेने नहीं आए यहाँ पर? आते हैं, चले जाते हैं, देख के फोटो खींच के, पर कोई सुनाई नहीं कर रहा है। कोई सुनवाई नहीं। हाँ, तो ये धरना कब तक चलेगा? जब तक चलेगा जब तक हमारा पैसा नहीं मिल जाएगा। और भूख हड़ताल भी कर रहे हैं आधे लोग इनमें से। आज से ही चालू करी है। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम चौधरी पुष्पेंद्र सिंह है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान मजदूर यूनियन भारत से। क्या कुछ मुद्दे हैं जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कुछ मामला है? ये मामला कीठम भांडई रेल लाइन जो निकल रही है, उसमें नानपुर गांव पड़ता है किरावली थाना क्षेत्र में। इस गांव में कुछ प्लॉट धारक हैं, लगभग 30, कुछ खेती वाले हैं और कुछ पुलियाओं का मामला है, लेकिन इन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। बड़े परेशान हैं। 3 साल से इनके जो है काफी इन्होंने चक्कर काटे हैं, लेकिन आज तक की स्थिति में इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और यहाँ हम लोग, आज 9वां दिन है, आज हम भूख हड़ताल पे हैं। 8 दिन तक हमने देखा कि प्रशासन अगर सुनवाई कर ले तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की है। 9वें दिन मजबूरी में आकर के हम लोगों ने जो है आज भूख हड़ताल का फैसला लिया है और हमारे साथ काफी लोग भूख हड़ताल पर आज बैठे हुए। क्या आप उच्च अधिकारियों से आपने शिकायत की इसकी? हाँ, इनकी शिकायत पहले हो चुकी है। ये काफी समय से, लंबे समय से भाग रहे हैं और आज तक की स्थिति में इस चीज पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जब 8 दिन से हम यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, तब जाके अधिकारी सुध लेना स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी नहीं है जो हम जितनी चाह रहे हैं कि इन लोगों का मुआवजा जो इन लोगों के खाते में डाला जाए। हमारी तो यही गुजारिश है, यही मांगे आप? यही मांगे हैं। दीजिए अपना। मैं धौलपुर का रहने आया हूँ। और क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश, यहाँ जो धरना चल रहा है, कहाँ के रहने वाले हो और कब से आए हुए हो यहाँ? 8 दिन है गए। मेरी सूचना पहुंची को प्लॉट भाई ने दी सूचना, तुम्हारा प्लॉट जा रहा हो रेलवे में। तो मैं घर से आयु, बाली बच्चे, लाली की शादी 29 तारीख को शादी करी है मैंने। शादी में पे खज्जो है मैं प्लॉट भी आयु। मेरे पिताजी ने मेरे शाम आयु तो मैंने खेत बेकू। यहाँ प्लॉट आपने कब खरीदा था? है करीब 9 वर्ष से। 9 वर्ष पहले। 9 वर्ष। अब आपको इसका कुछ मुआवजा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो आप धौलपुर के रहने वाले? धौलपुर अपना घर छोड़ के जब सूचना प्राप्त हुई है तो यहाँ आ गए? आज आए यहाँ पर 8 दिन आए गए और माई सारे ने फोन किया है और लाली का कज्जो है मुँह पे शादी करी। तो साथ में कौन कौन आया आपके? जो हमारे परिवार पूरा आया। पूरा परिवार आया आपका? वहाँ पर कोई नहीं है? कोई नहीं है। सिर्फ क्यों आए हो आप यहाँ पर? जब प्लॉटों के मामले में आए, मुआवजे के लिए। मुआवजे। तो
कोई अधिकारी ने सुध ली किसी ने आपकी? माई ना कोई नहीं सुनी, कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा। तो कब, अब ये कितने दिन हो गए धरने को? धन्यवाद, 9 दिन। 9 दिन। अब ये क्या भूख हड़ताल का भी बता रहे हैं, क्या भूख हड़ताल भी शुरू कर रही है? आज से चालू है। आज से भूख हड़ताल आज चालू है। तो क्या क्या मांग है आपकी? अब हमारे प्लॉट के पैसे नहीं की मांग तो ये कब तक जारी रहेगा आपका? माँ जारी रहेगो, हम मेरी जिंदगी पार रह जाएगी तो प्लॉट ही रहेगो के मैं ही मरे हूँ प्लॉट की। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां बुधवार देर रात यूपी स्पेशल टास्क फोर्स की नोएडा यूनिट और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात शार्प शूटर नवीन कुमार को मुठभेड़ में मार गिराया। वहीं मुठभेड़ में के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार यह मुठभेड़ हापुड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई। खुफिया जानकारी के आधार पर एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में बदमाशों की मौजूदगी की सूचना पर कार्रवाई शुरू की थी। जब पुलिस टीम ने नवीन कुमार और उनके साथियों को घेरने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ और स्पेशल सेल की टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें नवीन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सर, आज मुठभेड़ हुई है, एसटीएफ की क्या प्रोटोकॉल है? ये नोएडा एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की एक ज्वाइंट टीम थी, जिनको ये इनपुट मिला था कि एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक एक्टिव गैंग मेंबर जो कि दिल्ली के फर्श बाज़ार के मर्डर के मुकदमे में वांछित है, उसमें मकोका भी लगी हुई है, जो एक सनसनीखेज घटना थी, उसमें वांछित चल रहा है। उस सूचना पे जब टीम ने उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो उसने फायर किया, जिसमें सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल तरीके से टीम ने भी फायर किया, जिसमें वो इंजर्ड हुआ, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहाँ पे वो मृत घोषित हो गया है। इस बदमाश के साथ में कितने लोग बाइक पर सवार थे सर? एक आदमी की भागने की सूचना है, उसकी कॉम्बिंग अभी कराई जा रही है। ये बदमाश वहाँ से करने क्या आया था? हाँ, अब ये चीज़ें हम देख रहे हैं। जो हमारे पास इनपुट ये था कि यहाँ कोई बड़ी घटना करने की फिराक में थे ये। क्या कोई पुलिसकर्मी भी घायल है? हाँ, 2 कर्मचारी घायल हैं। इस पे नवीन पे करीब 20 मुकदमे हैं, जिसमें मर्डर के 4, किडनैपिंग के 2, मकोका के 2, गैंगस्टर के मुकदमे, काफ़ी संवेदनशील किस्म के इस पे मुकदमे पंजीकृत हैं। जो बर्तन व्यापारी जैन साहब की हत्या हुई थी उसमें वांछित है? हाँ, ये उसमें वांटेड था। किस गैंग के लिए काम करता था नवीन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था, और हाशिम गैंग से भी जुड़ा हुआ है? हाशिम गैंग इसके साथ एक्टिवली जुड़ा हुआ था और उसके साथ ही घटनाएं करता था। क्या बरामद हुई है सर? इसके पास से एक मोटरसाइकिल और एक वेपन 32 का बरामद हुआ है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक वेपन है, और बाकी अभी चीज़ें कलेक्ट की जा रही हैं। एग्जैक्टली सूचना अभी थोड़ी उसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं, अभी कोई सूचना नहीं। उसके पकड़ने की कोशिश की जा रही है। एसटीएफ के हैं या एसटीएफ और सेल के दोनों लड़के। क्या नाम है सर घायल हुए पुलिसकर्मी? नाम अंकुर और विजेंद्र है। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने एक परिवार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी की धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मारूफ नाम का व्यक्ति दूसरे परिवार को धमकी इत्यादि दे रहा है। उस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा मारूफ, जो कि बदरखा थाना गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला है, उसे हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।